सबको बहुत धन्यवाद। वीडियो भी शो 2 MB का होना चाहिए। हमारी डायरेक्ट पहचान है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए भी नीट एग्ज़ाम के थ्रू जो है चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। साथ में जो बच्चे मैथ्स के होते हैं उनके लिए आईआईटी का एग्ज़ाम एक सपना होता है। कॉलेजेस अपने अलग अलग रैंकिंग है, उस हिसाब से इसके अंदर बच्चों का दाखिला मिलता है। चाहे आईआईटी जेईई आप मेंस देते हैं, एनटीएससी एग्जामिनेशन होता है, एसटीएससी एग्जामिनेशन है, जो कि आपको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आपको बस मेहनत करने की जरूरत है ना। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि जैसे कि नीट एग्जामिनेशन के लिए बच्चे 9th क्लास से तैयारी शुरू कर देते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 9th क्लास से तैयारी की तो आपसे आगे निकले। क्या है तुम्हारे इधर ध्यान क्यों जा रहा है? सर पूछ रहे हो, जवाब दो। ध्यान से सुनो। एक एक दुकान पे रुक के लेना हो बेटा, थोड़ा सा कर हटो। वो भी चेयर इसे किसके जिसके भी ये बोर्ड है ना, बोर्ड भी लेना नीचे। बाहर से कोचिंग करते हैं, रुपया लगता है बहुत ज़्यादा, क्या आता है 11th 12th क्लास में क्लास देते हैं स्कूल के अंदर, तो जो रुपये लगा कोचिंग आपको कम करते हैं। तो मैंने 11th 12th स्कूल से पढ़ी थी बायोलॉजी, जीते ही कहते 11th 12th केवल स्कूल से पढ़ाई बनी खड़ा पड़ा। उसके बाद 1 साल कोचिंग की थी और उसके बाद सिलेक्शन हुआ था। तो अगर आप ऐसे चाहते हैं कि 11th के बाद कोचिंग करते हैं तो अभी देखिए अभी ऐसे कहा जाता है कि जो पेपर आता है वो पूरा एनसीईआरटी से आता है। जब भी आप देखोगे नंबर जो आ रहा है स्टूडेंट के 720 से 720 आ रहे हैं, कई सारे लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि पेपर बहुत इजी आ रहा है, क्योंकि वो पूरा एनसीईआरटी में होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आपको जो बायोलॉजी है वो तो पूरी एनसीईआरटी है, उसमें तो आपको बाहर से एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं। जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, तो बायोलॉजी की बुक है, उसको आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए और उसके एमसीक्यू आप साथ साथ सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो बायोलॉजी में तो उसके अलावा कुछ नहीं आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वही होता है कि आता तो एनसीईआरटी से है, पर वो क्या है समझ में नहीं आती है। हम पढ़ते हैं उसके बाद लगता है कि फिजिक्स में वो कंसेप्ट बढ़ता रहता है और समझ में आता नहीं है, इसलिए उसमें टीचर्स का रोल होता है। जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पहले स्टोर करने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे लॉ ऑफ मोशन है, धीरे धीरे मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद में आपके धीरे धीरे बेस बनेगा, उससे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो है क्वेश्चन सोल्व करना। जो पर्सनल क्लास में पढ़ाया जाता है उसके बाद उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अगर समझ नहीं आता है तो पूछना है टीचर से, ये होता है। और कितने घंटे पढ़ना है इसका तो कोई ऐसे जवाब नहीं, क्योंकि सबका अपना अलग होता है। कोई एक बार में पढ़ लेता है वो टॉपिक को, किसी को 2 बार मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए। पर फिर भी ऐसा रहता है कि कम से कम आपको कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। अभी तो आप मेरे को लगता है कि 12th फोकस करना चाहिए अभी तो आपको, तो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो और एग्जाम दोगे तो उसके बाद में जो एग्जाम मिलेगा आपको उसमें शुरू से ही बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना। और आप कोचिंग कर रहे हो अगर आप, तो कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उनको पढ़ करके केवल एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान दो आप बस फिजिक्स केमिस्ट्री में, और उससे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। पर बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी बोलते हैं कि मैंने तो फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एक बार रीडिंग की थी एक बार, उसके अलावा मेन तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी थी और एमसीक्यू सोल्व किए थे जो कोचिंग से मिलते हैं वो, या फिर उसके अलावा एनसीईआरटी के भी एमसीक्यू मैंने किए थे सारे, जो बीच में क्वेश्चन होते हैं ना बॉक्स बने होते हैं, वो सारे क्वेश्चन करने होते हैं एनसीईआरटी के। तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आएंगे, तो उसके बाद कुछ नहीं आएगा, कोई सिंपल बात है। जैसे बहुत से लोग नीट क्लियर करने के लिए हैवी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, हम घर पे बैठ कर यूट्यूब से कैसी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 11th 12th में डॉक्टर गेटेंद्र आते हैं यूट्यूब पे, उनसे पढ़ा था, और फिजिक्स वाले की जो अभी पोस्ट पर चला है उनसे भी पढ़ा था, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे भी कर सकते हैं। और लाइव क्लास में थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप बाकी लोगों के साथ रहते हैं, कंपटीशन का माहौल रहता है, टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट लेते हैं बाकी लोगों के साथ, उससे ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। सरस्वती के इस प्रांगण में विद्यालय स्टाफ
बाहर से पधारे हुए विशेषज्ञ और प्यारे बच्चे, कैरियर डे क्यों आयोजित किया जा रहा है, कोई बताएगा मुझे? क्यों आयोजित किया जा रहा है? बच्चे नहीं जानते कि उनको जिंदगी में किस फील्ड में आगे बढ़ना है, उनकी उस फील्ड में जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। कक्षा 9 और 10 करियर नहीं है, ये एक जुनून है जो मेरे दिल को जगाता है और मुझे उद्देश्य से भर देता है। इस चर्चा से हम ये पता लगाएंगे कि ड्रीम जॉब होना क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन को कैसे आकार दे सकता है। सपनों की नौकरी होने से नौकरी में संतुष्टि बढ़ती है और कुल मिलाकर जीवन खुशहाल होता है। सपनों की नौकरी आसमान में सितारों की तरह होती है जो हमारे मार्गदर्शन करती है और हमें प्रेरित करती है। वो हमारे जीवन को अधिक पूर्ण और सार्थक बना सकती है। ये आत्मखोज की यात्रा है जहां हम अपनी रुचियों, प्रतिभाओं और जुनून के बारे में सीखते हैं। मेरा सपना डॉक्टर बनने का है। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि डॉक्टर है क्या। आपको रिस्पेक्टेड टीचर्स प्रियंका मैम ने बहुत सारे बताया कि डॉक्टर हम कैसे बन सकते हैं या उनके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ और डॉक्टर के बारे में बताना चाहूँगी कि दुनिया भर में डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे जीवन रक्षक होते हैं जो मानवता के लिए अथक परिश्रम करते हैं। मैं डॉक्टर बनने का सपना रखती हूँ क्योंकि लोगों की मदद करना चाहती हूँ और उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने से मुझे अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करके उन लोगों का इलाज करने का मौका मिलता है जो बीमार हैं या उन्हें चिकित्सा देखभाल की जरूरत है। जीवन बचाने और स्वास्थ्य में सुधार करने का विचार मुझे चिकित्सा में करियर बनाने से प्रेरित करता है। देख लग रही है पर सब सही होगा। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, वही होगा। दिन मुश्किल है, जिंदगी नहीं, सब्र रखो, सब सही होगा। रातें अधूरी हैं, सवाल ख्वाब का है। ख्वाब नशे में है और नशा MBBS का है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हम अध्यापकों को ये देखना होगा, हम जो चाहते हैं वो बच्चों को ना बनाए। बच्चे वास्तव में क्या चाहते हैं, वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो उनकी रुचि पे छोड़ दें और उन्हें फ्रीडम दें। में आपकी स्थिति व पहचान को भी निर्धारित करता है। इसलिए करियर का चुनाव करते समय यह अत्यंत जरूरी है कि सही दिशा में कदम बढ़ाएं। हम बचपन से ही किसी न किसी पेशे को अपनाने की ख्वाहिश रखते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है या तो कोई कलाकार या गायक बनना चाहता है। अपना करियर चुनने से पहले हमें अपनी पसंद और प्राथमिकता को समझना चाहिए। सबसे पहले अपनी रुचि का आकलन करें। अगर आप किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और उस काम में दिलचस्पी रखते हैं तो वह आपकी दिशा हो सकती है। जैसे यदि आप डांसर बनना चाहते हैं तो आप कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपकी रुचि डांस में है तो आप कभी डॉक्टर कैसे बन पाएंगे। करियर में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है मेहनत और लगातार प्रयास। जैसा कि कहा जाता है, सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसलिए धैर्य और दृढ़ संकल्प जरूरी है। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सक्सेस क्या होता है? सक्सेस वो होता है जो आपके एक सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में चेंज करे। सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। प्रिपेयर योर करियर, प्रिपेयर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद समीक्षक, आपने अपने विचारों से को लेके आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो मेरी भी एक अलग स्ट्रीम है थोड़ी सी, तो आप सबको मालूम है मैं स्पोर्ट्स फील्ड से आता हूँ, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊँगा। और खैर स्पोर्ट्स की भी बात छोड़ो, कोई भी फील्ड में आप जाओगे तो पहली बात है अनुशासन।
मैं हमेशा आपको बोलता हूँ अनुशासित रहो, जीवन अनुशासित रहेगा। आप कोई भी फील्ड में जाओ, चाहे आप बिजनेस करो चाहे नौकरी करो, कुछ भी बन जाओगे, आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और आज इतना अच्छा ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम भी रखा गया, आपके जो साथी है बच्चे उन्होंने अच्छी तैयारियां की है और थोड़े से अनुशासन की कमी लगी है हमें, तो अनुशासित रहें। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो आप स्पोर्ट्स के अंदर अपना नेक्स्ट कैंपस है वो FDDI का ही है। सो 12th के बाद में आप लोगों को बच्चों को कैरियर अपॉर्चुनिटी और पता नहीं होता है थोड़ा कि आगे 10+2 के बाद में मुझे क्या करना है, कंफ्यूजन हो। सो अपने पास में इंस्टीट्यूट है वो क्या करते हैं, इस तरीके की काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, प्लस हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। 4 साल का जो कोर्स है अपने पास में डिजाइनिंग फील्ड के अंदर उसका होता है। अभी भारतीय एयरटेल फाउंडर कोर्स करवाया गया था, जो बच्चे आए गए थे उन्होंने भी वहाँ पे फुटवेयर डिजाइन के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ली। तो किस तरीके से फुटवेयर को डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर बनाया जाता है और किस तरीके से आप लोग उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो कि आपकी क्रिएटिविटी शो कर सको। आपकी क्रिएटिविटी मन आपके दिमाग में क्या है, किस तरीके का आप प्रोडक्ट बना सकते हो। जितना आप क्रिएटिव बनाओगे उतना ही आप लोग अच्छा डिजाइनर हो पाओगे। अब बात करते हैं, बोला सर आप ये कोर्स ही क्यों चूज करें। बिल्कुल डेफिनेटली आप सही मान लो मन में सोच रहे होंगे, बिकॉज आप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर देखोगे, मेडिकल लाइन में देखोगे, कोई अदर फील्ड के अंदर देखोगे, वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन है, राइट। यहाँ पे आप लोगों को हमारा प्लेसमेंट है जिसको जॉब अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, आप लोगों को 100% प्लेसमेंट है अपने कॉलेज का। इसके अलावा भी अपना खुद का बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो उनके लिए भी फेयर मना रहे हैं। तो इस मेले के अंदर आप लोगों ने सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत अनुशासित हो, और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भी आपने अच्छे से भाग लिया है। आज मैं ये भी बताऊंगी कि इस करियर फेयर का मतलब क्या है। मतलब 8वीं 9वीं 10वीं तक तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो, लेकिन उसके बाद में आप लोगों को क्या विषय लेना है इस पर आपके पेरेंट्स या आप किसी से भी सलाह लेते हो या वो आपको बता देते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या रुचि है, आप क्या बनना चाहते हो, वो आप नहीं कर पाते हो। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप सभी जो छोटे बच्चे वगैरह सब बैठे हो ना यहाँ पे, उन सब में कोई कोई खूबी, कोई अच्छाई, कोई अच्छा लगता है, या मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे कोई दूसरा काम करने में रुचि है, चाहे कुकिंग में भी क्यों नहीं हो, तो कुकिंग में भी अपना करियर बनाया जा सकता है आज के ज़माने में, है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपकी रुचि किसमें, और आपके अपनी रुचि अपने पेरेंट्स को बताएं। ये भी आपका ड्यूटी है कि मेरा मन तो इसमें नहीं लग रहा है, मेरा मन इसमें है। तो ये अगर आप बता दोगे तो आपका जो भविष्य में क्या आपको बनना है वो आपके लिए सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कार्य करना होता है या उसके लिए कोशिश करनी होती है तो उसके लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य होगा तभी उसकी तरफ आप कोशिश कर पाओगे। तो आप लोगों को पहले काम यही करना है, प्रयत्न तो करना ही है, किसी भी काम को करने के लिए प्रयत्न करना है, लेकिन अपना लक्ष्य निर्धारण करेंगे तो लक्ष्य निर्धारण करने पर हमारे लिए आगे बढ़ने की राह आसान हो जाएगी और आप देश के अच्छे नागरिक बन पाओगे। हमारे यहाँ पर देखो बच्चे ये डॉक्टर इंजीनियर बन के आए हैं। अभी आप सभी बच्चे लाइन से इसका अवलोकन करेंगे, पूरा चार्ट जो बने हैं वो देखेंगे, स्टॉल जो बने हैं वो भी देखेंगे, साथ में खुद को क्या करना है उसको सोच लेना और हमेशा इसका चिंतन करना कि मुझे आगे बनना क्या है। क्योंकि जो लड़के हैं आगे चल के क्या बनेंगे, पुरुष बनेंगे, और पुरुष बन के उन्हें कमाना है। तो कमाने के लिए कोई कोई व्यवसाय करना पड़ेगा, और अगर पढ़ाई में आप अच्छे हो तो उसमें नौकरी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से लड़कियां बड़ी होकर के गृहिणियां बनेगी, और गृहिणी के साथ साथ में आजकल घर चलाने के लिए लड़कियों को भी नौकरी या व्यवसाय करना पड़ता है। तो लड़कियों को तो डबल जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, जैसे हम लोग भी निभा रहे हैं, हमारे घर को भी देख रहे हैं और
हम अपने व्यवसाय को भी देख रहे हैं, हमारी नौकरी को भी देख रहे हैं, तो लड़कियों को तो डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप ससुराल जाके आप कहोगे कि हम तो नौकरी कर रहे हैं इसलिए हम घर का काम नहीं करेंगे। घर का काम भी करना पड़ेगा अगर एक लड़की इंडिपेंडेंट होती है तो। आई बात समझ में? तो आप लोगों को आगे चल के तो पैरों पे खड़ा होना ही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आप सबको मैं इस करियर फेयर से संबंधित जो भी जानकारी है वो मैंने दी है, और सभी वक्तागण इतने अभी अब बताया था है, उन्होंने भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी है, तो उन सभी जानकारियों को आप ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।